नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं ना। ये अगेन जो है दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब लेबनिज़ थ्योरम पर बेस्ड है। थोड़ा सा एओडी का भी यूज़ होगा इसमें। तो वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। tan इनवर्स एक्स के बारे में लिखा हुआ है, वैसे हम जानते हैं, लेकिन इन्होंने क्लियर करने की कोशिश की। tan इनवर्स एक्स इज लाइंग बिटवीन -π/2 to π/2 एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन उसका आर दे रखा है, कोडोमेन भी आर है, और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो वी डिफरेंशिएट दिस बाय यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा बाय यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, तो पहले मैं टी को रिप्लेस कर देता हूं, अपर लिमिट से है ना, तो ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस कोसाइन ऑफ एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स होल पावर 2023। 2023 चल रहा है, डेटा का यूज कर लिया उन्होंने ना। एंड नाउ वी डिफरेंशिएट अपर लिमिट। टी को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट से, नाउ डेरिवेटिव अपर लिमिट एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा मैं बाय प्रोडक्ट रूल। तो एक्स विल रिमेन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ tan इनवर्स एक्स विल रिमेन एज सच एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 माइनस, अब टी को रिप्लेस करूंगा लोअर लिमिट से, यानी 0 से रिप्लेस करूंगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ 0 इज 0, देयरफॉर दिस विल बी एफ डेस एक्स। अब ध्यान से अगर हम देखें ना, तो देखो ये टर्म तो कभी 0 हो नहीं सकता है ना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव हमारे पास है ना। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कैलकुलेट करना है इसको, दिस इज होल पावर 2023। तो अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो ये एफ डेस एक्स बराबर 0 कहाँ हो रहा है पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेयर एफ डेस एक्स इज 0। और अगर एफ डेस एक्स 0 है, और वैसे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम x बराबर 0 की बात करेंगे तो ये 0, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। और हम ध्यान से देखें तो ये एक इवन फंक्शन है ना, अगर x पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर x नेगेटिव होगा तब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है ना, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन तो ऑलवेज पॉजिटिव है, दिस होल एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। अब मैक्सिमम मिनिमम कहाँ आएगा जब एफ डेस एक्स बराबर 0 होगा। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर इक्वेट करता हूं, फॉर एफ डेस एक्स बराबर 0, फॉर एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। और ध्यान से बिल्कुल दिख रहा है हमें कि ये 0 तभी हो सकता है जब x बराबर 0 हो, क्योंकि अगर x पॉजिटिव हुआ ना तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, 0 नहीं हो सकता। x नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव आएंगे, 0 नहीं हो सकता। यानी x बराबर 0 इज द ओनली वैल्यू एट विच एफ डेस एक्स विल बिकम 0। देयरफॉर x बराबर 0 पर हमें मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो मिनिमम मिलेगा ना, क्योंकि अगर मैं 0 प्लस पर देखूंगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, 0 के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, और 0 के पहले डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो 0 पर मिनिमम आ रहा है ना। और अगर 0 पर मिनिमम आ रहा है तो ये जो गिवन फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पर ही 0 आएगी ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पर ही आएगी ना। तो बस इस फंक्शन में मैं x बराबर 0 रख देता हूँ, और जिसे मैं 0 लिखूंगा वी गेट 0 to 0, और वो इंटीग्रल आ जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x बराबर 0 इज 0। 0 पर मिनिमम का पॉइंट आ रहा है, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल कम आउट टू बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं ना। दो सर्कल दिए हुए हैं इसमें C1 C2, और C1 का जो रेडियस दे रखा है हमें 1 यूनिट दे रखा है, एंड सेंटर एट द ओरिजिन। तो एक सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर ओरिजिन है C1, उस सर्कल को C1 बोल रहे हैं हम, और उसका रेडियस 1 यूनिट के बराबर है, रेडियस इज 1 यूनिट। दिस पॉइंट इज 1,0। इस सर्कल को C1 बोल रहे हैं अपन, दिस सर्कल इज C1। एक सर्कल C2 और है ना, C2 विद सर्कल हैविंग रेडियस r यूनिट विद सेंटर एट द पॉइंट A 4,1। तो ये 1,0 हो गया है, 2,0, दिस इज 3,0, दिस इज 4,0। तो 4,1 कहीं यहाँ होगा, लेकिन रेडियस 1 से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को। तो रफ डायग्राम मैंने इसका ये बना दिया, लेट दिस सर्कल बी C2, ये सर्कल C2 बन जाएगा हमारे पास। इसका सेंटर जो है हमारे पास, उसको A बोल रखा है ना, दिस A इज 4,1, और इसका रेडियस r यूनिट है हमारे पास, ये इसका रेडियस हो गया r यूनिट।
इस सर्कल को C2 बोल रखा है। आगे देखते हैं, टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST ऑफ C1 C2 आर ड्रॉन। दो डिस्टिंक्ट हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इसकी ना। तो एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे, दिस PQ, और ये दे रखा है मैं इट टचिंग द C1 एट P, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। इस पॉइंट को मैंने Q बोल दिया ना। और एक जो कॉमन टेंजेंट है वो ST हमारे पास है ना, ST इज द अदर कॉमन टेंजेंट। ये पॉइंट S दे रखा है हमें और ये पॉइंट हमें T दिया हुआ है ना। The tangent ST touches C1 at S and C2 at T. Midpoint of the line segment PQ and ST are joined to form a line which meets the x-axis at point B. तो हमने PQ का एक midpoint लिया, PQ का एक midpoint ले लिया मैंने, ये midpoint of PQ हो गया हमारे पास, और एक midpoint ले रहा हूं मैं ST का, एक ST का midpoint ले लिया मैंने, ये ST का midpoint आ जाएगा। इनको मैं join कर रहा हूं ना, and it is given that this is intersecting the x-axis at point B. Now if length of AB is √5, then we have to find the value of R square. अब A और B को ज्वाइन कर देता हूं मैं, और मुझे R स्क्वायर निकालने के लिए ये AB का लेंथ दिया हुआ है ना, दिस लेंथ इज √5 यूनिट। बस मुझे AB बराबर √5 का यूज करके R स्क्वायर निकालना है ना। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस B निकालना है ना। अब ध्यान से देखें, दिस M1 M2, the line joining M1 M2 is bisecting PQ as well as ST. It means this line is bisecting the direct common tangents of these two circles. It means this line joining M1 M2 will be radical axis of this circle, these two circles. क्योंकि radical axis always bisects common tangent of two circles, चाहे वो indirect हो और चाहे वो direct common tangent हो। तो M1 M2 radical axis है, और radical axis हमें निकालना आता है, दोनों सर्कल की इक्वेशन को माइनस कर देंगे अपन, उससे radical axis आ जाएगा, उसमें y बराबर 0 रख देंगे, उससे b आ जाएगा, डिस्टेंस थोड़ा लगा देंगे, उससे हमारे पास जो है वो R की वैल्यू आ जाएगी ना, और उससे R स्क्वायर निकाल लेंगे। अब सर्कल C1 की जो इक्वेशन हमारे पास है वो बिल्कुल क्लियर कट है। C1 का इक्वेशन है x² + y² = 1, और C2 का जो इक्वेशन हमारे पास है दैट इज x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर एन इजिकल टू R स्क्वायर। बस मुझे दोनों माइनस करने हैं ना, और मुझे M1 M2 का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन में M1 M2 क्या हो गया, दोनों सर्कल को माइनस कर दो, तो C1 - C2 बराबर 0 हो गया ना। तो C1 - C2 अगर मैं निकालूंगा ना, तो व्हाट वी गेट, C1 - C2 से आएगा 8x, फिर ये 8x आ जाएगा, फिर ये आएगा प्लस 2y, 8x + 2y, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, y² से y² कैंसिल हो जाएगा, और -1 आएगा, कितना आ जाएगा 8 + 16 + 1 17, तो 17 - R² हो गया है। तो -1 -1 एंड -17 - R² = 0। ये इसका इक्वेशन आ जाएगा ना, 8x + 2y -1 -17 - R² = 0। दिस इज C1 - C2। इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो उससे आएगा हमारे पास 8x + 2y, 8x + 2y एंड प्लस R² - 18 बराबर 0, प्लस R² - 18 = 0। ये M1 M2 का इक्वेशन आ जाएगा ना। अब मुझे B पॉइंट निकालना है, तो B पॉइंट y एक्सिस पर है और y एक्सिस पर लाइक x एक्सिस पर है, तो इसको निकालने के लिए मैंने यहाँ y बराबर 0 पुट कर दिया। तो व्हाट वी गेट, दिस इज 18 - R² अपॉन 8, y बराबर 0 पुट कर दिया, कॉमा R। ये B पॉइंट आ गया बच्चों, बस है ना। बस इस R को निकालने के लिए AB के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है हमने, बस AB का यूज कर लेंगे हम, और AB का यूज करके मैं यहाँ से R को निकाल पाऊंगा फिर ना। तो B पॉइंट मैं कैलकुलेट कर ही चुका। अब A और B के बीच में डिस्टेंस थोड़ा लगा रहा हूं बस मैं, A इज 4,1, तो सिंस AB स्क्वायर इज 5, और अगर मैं AB स्क्वायर निकालता हूं तो व्हाट वी गेट, 18 - R², दिस इज 18 - R² -32 अपॉन 8 होल स्क्वायर एंड प्लस 0 - 1 इज 1 = 5। ये ऐसा आ जाना चाहिए बच्चों ना। नाउ दिस इज R² + 14, R² + 14 होल स्क्वायर इजिकल टू, वो 4 आ गया, तो 64 × 4, और R² + 14 पॉजिटिव आएगा, देयरफॉर R² + 14 इजिकल टू, R² + 14 = 8 × 2, एंड देयरफॉर R² बराबर 2।
Therefore 2 is the answer. 2 is the answer of this question. R square will come out to be 2. तो ये रेडिकल एक्सिस निकाला बच्चों है ना, बस ये रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी थी दैट बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 गिवन सर्कल्स, उसका यूज किया हमने और उसका यूज करके फिर आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है। हमें एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें दिया हुआ है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ j प्लस 1 इज डिविजिबल बाय i, अदरवाइज ए आई जे इज इक्वल टू 0, है ना बच्चों। ये हमें देखना पड़ेगा, इसमें एक मैट्रिक्स बेसिकली मुझे फॉर्म करना है ना। मैट्रिक्स 3x3 का है और उसमें जो एलिमेंट हमारे पास है जैसे a11 है, a12 है, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। अब हमें दिया हुआ है j प्लस 1, ए आई जे लिखा हुआ है, मतलब आई रो को इंडिकेट कर रहा है और j कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ j प्लस 1 इज डिविजिबल बाय i, j प्लस 1 इज डिविजिबल बाय i, अदरवाइज ए आई जे इज इक्वल टू 0। अगर j प्लस 1 लगेगा i से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो फिर वो 1 आ जाएगा, अदरवाइज वो 0 आ जाएगा ना। अब यहां देखें j प्लस 1 इज 2, यहां तो i 1 के बराबर है, तो j प्लस 1 यहां से निकालूं, यहां से निकालूं, यहां वो सब 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये सब तो आ जाएंगे 1 1 1। अब j प्लस 1 बोलूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 2 से डिवाइड होगा, मतलब i से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन j प्लस 1 3 आएगा, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। j प्लस 1 4 आएगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। और अगर मैं j प्लस 1 की बात करूंगा तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर मैं j प्लस 1 की बात करूंगा तो 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, और 4 हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा ना। तो ये बच्चों m ऐसा आ गया ना, ये तो m आ गया हमारे पास। अब करना क्या है देखते हैं अपन ना, ये ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ j प्लस 1 इज डिविजिबल बाय i, अदरवाइज ए आई जे बराबर 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। m इन्वर्टिबल है, ये चेक करना है ना, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको ना, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू, सिंपली अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं तो दिस इज -1, -1 यहां से आ जाएगा, और अगेन वी गेट 0 एंड +1 निकालता हूं मैं तो यहां से 1 आ जाएगा, तो दिस इज -1 + 1 बराबर 0। तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों, एंड दैट इज नॉट इन्वर्टिबल, दैट इज नॉट इन्वर्टिबल। m इन्वर्टिबल दिया हुआ है तो वो तो 0 आ गया डिटर्मिनेंट, इसका मतलब m इज नॉट इन्वर्टिबल। अब बी ऑप्शन पर आते हैं हम, द मैट्रिक्स basically m minus the matrix there exists a non-zero column matrix this a1 a2 a3 such that m into a1 a2 a3 is -a1 -a2 -a3। मतलब पता लगाना है कि कम से कम कोई ऐसा कोई कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या, कि अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूं, m से पोस्ट मल्टीप्लाई करूं उसको अगर, तो -a1 -a2 a3 आ रहा है क्या। तो m तो हमारे पास है ही सही ना, पर उसका यूज करके देख सकते हैं हम लोग। तो मैं निकाल रहा हूं m इंटू a1 a2 a3, a1 a2 a3, and that is equal to -a1 -a2 -a3, -a1 -a2 and -a3। अब m तो हमारे पास है ही सही ना, m हमारे पास कितना है 1 1 1 1 1 1, अगेन 1 0 1, और फिर यहाँ कितना है 0 1 0, और ये मैट्रिक्स हमारे पास है a1 a2 a3, दिस इज a1, दिस इज a2 एंड दिस इज a3, एंड इज इक्वल टू -a1 -a2 -a3। अब मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट a1 + a2 + a3 विल बी इक्वल टू -a1, और अगेन a1 + a3 इज इक्वल टू, इस फर्स्ट सेकंड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट वी गेट a1 + a3 विल बी इक्वल टू -a2, और लास्ट में अगर मैं देखूं तो a2 इज इक्वल टू -a3। तो यहां से क्या मिला बच्चों, a2 + a3 बराबर 0, और अगर a2 + a3 बराबर 0 है तो मैं यहां से बोलूं चाहे यहां से बोलूं a1 0 आ जाएगा ना, इट इंप्लाइज a1 बराबर 0। तो इसका मतलब मैं a1 a2 a3 की इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल सकता हूं, a1 तो 0 आ गया और a2 + a3 बराबर 0 आएगा, तो हमारे पास इनफाइनाइट चॉइसेस हैं a1 a2 a3 के लिए। यानी इसका मतलब ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस, इनफाइनाइट मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिनको अगर मैं रखूं तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा ना। इसका मतलब हमारे पास कम से कम कोई एक मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट करेगा ही सही, एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा a1 a2 a3 सच दैट m को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वी गेट -a1 -a2 -a3।
तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें ना। थर्ड पर आते हैं, द मैट्रिक्स m माइनस टू, बेसिकली 2i होगा बच्चों मेरे हिसाब से, 2i है बच्चों, है ना, दिस इज 2i, m माइनस 2i is invertible where I is the, where I is, this is I, where I is the 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चेक करना है ना कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो m तो हमारे पास ही से बच्चों ना, इसको चेक कर लेंगे तो कोई बताने वाली बात भी नहीं है मेरे हिसाब से ना। m माइनस 2i को चेक कर सकते हैं हम, m हमारे पास है ही सही, तो m माइनस 2i अगर मैं निकालूंगा, अगर मैं मैट्रिक्स m माइनस 2i निकालूंगा, डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम, डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस 2i निकाला जा सकता है, या पहले m तो लिखा हुआ ही है, m ये हमारे पास m लिखा हुआ है माइनस 2i, तो 2i में कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, तो ये तो m हो जाएगा, और ये कितना हो गया 2i हो गया ना। तो अगर मैं m माइनस 2i अगर कैलकुलेट करता हूँ बच्चों, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, फिर ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा सॉरी, फिर अगेन 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर अगेन 1 आएगा, फिर 0 माइनस 2 से माइनस 2 आ जाएगा, और अगेन दिस इज 1, और अगेन मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 0 आएगा, एंड देन 1 माइनस 0 इज 1, एंड देन 0 माइनस 2 इज माइनस 2। मतलब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, therefore डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस 2i इज, डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस 2i विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, या जाएगा 4 माइनस 1, फिर अगेन -1 आएगा, और मैं कैलकुलेट करने पर कितना आएगा -2, फिर अगेन +1, और +1 से कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा ना। तो -3 एंड +3 0 आ रहा है बच्चों, है ना, ये तो आ गया -3, ये आएगा +2 और +1, 0 आ गया। तो ये अगेन दिस इज नॉट इन्वर्टिबल, अगेन दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, दिस इज नॉट इन्वर्टिबल, द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, दिस इज रॉन्ग। अगेन लास्ट में निकालना द सेट x बिलोंग्स टू R3, मतलब जो x के एलिमेंट है वो रियल नंबर ही हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे बेसिकली ये मैट्रिक्स x के अंदर, क्योंकि ये 3/3 का है, और ये 0 दे रखा है, नल मैट्रिक्स दे रखा है हमें, और ये हमारे पास जो है 3/1 का है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो x मैट्रिक्स होगा वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा 3/1 का। तो पता लगाना है कि भाई इसमें जो x हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस कैलकुलेट करनी है, इस सेट में जो मैट्रिसेस x हैं वो 3/1 की हैं, और m इंटू x 0 आना चाहिए। तो पता लगाना है इस सेट में जो मैट्रिक्स आएंगी वो ये नल सेट है या कितने आए, ये पता लगाना है अपने को ना। यानी अगर लगेगा कोई ना कोई x कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको अगर मैं m से पोस्ट मल्टीप्लाई कर, अगर m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको मैं, तो मुझे ये नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए ना। तो m हमारे पास है ही सही, और मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ उसको ना, कोई कॉलम मैट्रिक्स मान लेते हैं उसको अपन, उसको कॉलम मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेते हैं और उसको निकाल के देख लेते हैं। तो m इंटू एक्स अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ऐसे कितने मैट्रिक्स x पॉसिबल है पता लगाना है मुझे ना। तो सिंस m इंटू एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, m हमारे पास है 1 1 1, अगेन 1 0 1 और 0 1 0, और x है कॉलम मैट्रिक्स, इसको ले लिया मैंने x y z, और नल मैट्रिक्स हमें दे रखा है 3/1 का। बस इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वापस। तो फर्स्ट इक्वेशन विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, द सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस जेड बराबर 0, एंड थर्ड इक्वेशन इज y बराबर 0। तो अगेन y बराबर 0 है और x प्लस जेड बराबर 0 है, तो यहां से भी मुझे इनफाइनाइट x y z मिल सकते हैं ना। यानी ऐसे इनफाइनाइट मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जो 3/1 के हैं, और उनको अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, m अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं m को उस मैट्रिक्स से, अगर मैं m को x से पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऐसे इनफाइनाइट मैट्रिक्स x पॉसिबल है कि मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाए। देयरफॉर कम से कम एक तो होगा इसका मतलब, यानी ये जो सेट है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट तो आएंगे, यानी दैट इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, वो एक नल मैट्रिक्स नहीं, दैट इज नॉट इक्वल टू 5, वो 5 नहीं है ना, नल मैट्रिक्स नहीं है। The answer is B and D. B and D are the correct answers. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। लेट f 0 से 1, एक फंक्शन दे रखा है जिसका डोमेन 0 से 1 है, ओपन इंटरवल को डोमेन R दिया हुआ है, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल दिस, वेयर दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट इज आर ट्रू। मिनिमम वैल्यू निकालनी है fx की, हमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताना है 0 से 1 में। The function f is discontinuous at exactly at one point, at exactly is discontinuous exactly at one point in 0, 1. There is exactly one point in 0, 1 for which the function is continuous
बट नॉट डिफरेंशिएबल, द फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स, ये हमें पता लगाना है ना, एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन 0,1। तो फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं ना, बेसिकली ये पार्ट तो कंटिन्यूस है और 4x का इंटीग्रल पार्ट निकालना है हमें ना, और इंटरवल हमारे पास 0 से 1 है ना। तो मैं एक फंक्शन को लिख लेता हूं एक बार दोबारा, फंक्शन एफ एक्स इज बेसिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4x, x माइनस 1/4 होल स्क्वायर, x माइनस 1/2, और हमें इंटरवल दिया हुआ 0 से लेकर 1, ओपन इंटरवल 0 to 1। तो बेसिकली जहां तक मैं कंटिन्यूटी की बात करूंगा ना, तो दिस इज पॉलिनोमियल, ये कंटिन्यूस है, डाउट हमें यही है। और अगर मैं 0 से 1 की बात करूं, अगर इफ x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, तो बेसिकली 4x की अगर मैं बात करता हूं तो वो 4 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो मुझे डाउट कहां आएगा, जहां 4x इंटीजर बनेगा। और अगर 4x 0 से 1 के बीच में है तो 0 तो हो नहीं सकता हो, तो 4x 1 कहां हो रहा है मुझे ये देखना है, 4x 2 कहां हो रहा है मुझे देखना है, और 4x 3 कहां हो रहा है ना। तो एक तो मुझे x इक्वल टू 1/4 पर चेक करना पड़ेगा, एक 1/2 पर चेक करना पड़ेगा, और एक 3/4 पर चेक करना पड़ेगा। अब ये क्लियर कट है कि अगर मैं 1/4 की बात करूंगा ना, तो 1/4 पर ये डिसकंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है, लेकिन जो कंटिन्यूस है उसकी वैल्यू 0 भी आ रही है ना, तो 1/4 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस आएगा, एक क्लियर है ना। 1/2 की बात करूं तो 1/2 पर ये डिसकंटिन्यूस है, लेकिन 1/2 पर जो कंटिन्यूस है वो 0 आ रहा है, तो अगेन 1/2 पर भी कंटिन्यूस आएगा। 3/4 की अगर मैं बात करता हूं तो 3/4 पर ये डिसकंटिन्यूस है, लेकिन जो कंटिन्यूस है वो 0 नहीं आ रहा, हेंस ये फंक्शन 3/4 पर डिसकंटिन्यूस आएगा, ये क्लियर कट है ना। थ्योरम लगा दिया हमने, डिसकंटिन्यूस आ गया है, डिसकंटिन्यूस 3/4 पर डिसकंटिन्यूस आएगा। अब हमें एक तो ये चेक करना था कि कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना था, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट को ऑप्शन को चेक नहीं किया, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट इन दिस 0,1, तो ये तो करेक्ट हो गया, एंड दैट पॉइंट इज 3,4, दैट पॉइंट इज 3/4, तो 3/4 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0,1 फॉर विच द फंक्शन f इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमें चेक करना है कि भाई एग्जैक्टली एक पॉइंट ऐसा है कि जहां कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स। तो हमें सी ऑप्शन पे देखना है या डी ऑप्शन पे देखना है ना, तो हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं ना, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो इफ x is less than 1/4 greater than 0, if x is less than 1/2 greater than equal to 1/4, if x is less than 3/4 greater than equal to 1/2, और x is less than 1 greater than equal to 3/4। तो फर्स्ट वाले इंटरवल में हमारे पास ये 0 हो गया, क्लियर कट ना, तो फंक्शन एफ एक्स 0 आ गया हमारे पास। सेकेंड वाले में देखें तो 1 आ जाएगा, तो x माइनस 1/4 होल स्क्वायर, x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। अगेन इसमें देखते हैं हम, तो ये 2 आ जाएगा आपकी बार, दिस इज 2 इंटू x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2, और इसमें आपकी बार 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। जहां तक बात कंटिन्यूटी की थी तो ये एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है 3/4 पर। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। अब जैसे 1/4 पर कंटिन्यूस था, लेकिन अगर मैं 1/4 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा तो 1/4 पर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएबिलिटी को इंश्योर कर सकता हूं। तो 1/4 पर डिफरेंशिएट करने पर अगर मैं 1/4 पर इसको डिफरेंशिएट करूं, और तो 1/4 इसका रिपीटेड रूट है, 1/4 पर डिफरेंशिएट करने पर भी 0 आएगा ना, तो यानी यहाँ कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, यहां मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाफ पर अगर मैं देखूंगा ना, तो हाफ पर जो है ये फंक्शन, और 3/4 पर तो डिसकंटिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता। हाफ पर अगर मैं चेक करूं, तो हाफ पर अगर मैं निकालना चाहूंगा एफ डैश हाफ माइनस, और एक बार मैं एफ डैश हाफ प्लस निकालना चाहूं, एफ डैश हाफ माइनस, और एक बार मैं एफ डैश हाफ प्लस निकालना चाहूं, तो ध्यान से देखें 2 का फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो ये एलडीज रहेगा, वो पोर्शन तो 0 हो जाएगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा। तो बेसिकली अगर मैं यहां से निकालूंगा एफ डैश हाफ माइनस, तो एफ डैश हाफ माइनस आएगा हमारे पास, उससे 0 आ जाएगा, और इसमें आएगा हमारे पास 1/, दिस इज, इसको डिफरेंशिएट करूंगा अगर मैं,
हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार ताकि थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी, वैसे सोच पा रहा हूँ मैं। इसको देख लेते हैं एक बार। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो कितना आएगा, यहां से आएगा अगर मैं x माइनस 1/4 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इट विल कम आउट टू बी 2 इंटू x माइनस 1/4 इंटू x माइनस 1/2 एंड प्लस x माइनस 1/4 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। तो अगर मैं एफ डैश हाफ माइनस निकालूंगा और यहां क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर फर्क पड़ेगा कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो जब मैं हाफ निकालूंगा ना तो हाफ पर ये तो जीरो आ जाएगा दोनों के अंदर, लेकिन वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बराबर नहीं आएगा वो, यानी हाफ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2, तो इट विल कम आउट टू बी 4 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस हाफ एंड प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों ना, वो डिफरेंशिएट करने पर ही फर्क पड़ेगा। तो अगर मैं हाफ यहां से निकालूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन ये 2 का फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इससे 2 हाफ पर डिफरेंशिएबल नहीं आएगा बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहां कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल भी है, यहां तो कंटिन्यूस ही नहीं है, और यहां कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 0 से 1 में एक ही पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। देयर इज एग्जैक्टली one point in 0,1 for which the function f is continuous but not differentiable. तो this is the correct answer। और वो पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 1/2 है ना। अब d को देखते हैं, the function f is not differentiable at more than 3 points in 0,1। ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, 3/4 पर नॉट डिसकंटिन्यूस ही है तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं। यानी 0 से 1 में 2 ही पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जबकि वो डी ऑप्शन में शायद 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। द फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स, तो गलत है वो, तो है ना। एग्जैक्टली 2 पॉइंट ऐसे हैं 0 से 1 में जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ओनली बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। अब इसमें हमें बस ये मिनिमम वैल्यू और चेक करनी है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ इज -1/512। ये चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो इसमें ध्यान से देखें भाई, हम अगर हमें या तो हम एक बार 0 पर वैल्यू निकालें फंक्शन में, जहां जहां डेरिवेटिव बाउंड्री पॉइंट पे देख सकते हैं, या फिर हम वहां देख सकते हैं जहां वैल्यू डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना, वहीं हम चेक कर सकते हैं ना। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, चाहे इसको करूं चाहे इसको करूं चाहे इसको करूं, और अगर मैं डेरिवेटिव को 0 के बराबर इक्वेट करूंगा, तो बेसिकली फर्क हमारे पास ये पड़ जाएगा कि इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास, अगर मैं एफ डैश एक्स बराबर 0 की बात करूं, अगर मैं एफ डैश एक्स बराबर 0 की बात करूंगा तो वी विल गेट दिस इज एक्स, ये डिफरेंशिएट कर रखा है मैंने ना। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा और डेरिवेटिव को 0 के बराबर इक्वेट करता हूं तो इसको डिफरेंशिएट करने पर बेसिकली ये आ रहा है ना। और अगर मैं 0 के बराबर इक्वेट कर रहा हूं तो व्हाट वी आर गेटिंग x माइनस 1/4, और x माइनस 1/4 से कितना आएगा 2x माइनस 1 एंड प्लस x माइनस 1/4, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x इज इक्वल टू 1/4, और एक आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1/4, और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू दिस इज 3x इज इक्वल टू 5/4, x इज इक्वल टू 5/12। बस इन पॉइंट को रख के देख लेंगे फंक्शन में हम। अब क्लियरली भाई 1/4 पर तो वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, 0 आ रही है ना। 1/4 पर फंक्शन की 0 आ रही है। अगर मैं 5/12 रख के देखता हूं तो 5/12 पर ही वैल्यू मिनिमम आ सकती है इसकी। हम देखते हैं कितना आ रहा है ना। तो 5/12 को पहले देखो कहां आएगा ना। 5/12 बेसिकली 0.5 से छोटा होगा, तो बेसिकली ये इस इंटरवल के अंदर आएगा ना। 5/12 यहां आ जाएगा बच्चों ना। तो अगर मुझे f ऑफ 5/12 निकालना है तो उसको निकाल सकता हूं मैं। अगर मुझे f ऑफ 5/12 निकालना है तो f ऑफ 5/12 को निकाला जा सकता है ना, और मैं यहां से निकाल सकता हूं उसको ना। f ऑफ 5/12 को मैं यहां से निकाल लूंगा। सिंस f ऑफ 5/12 विल बी इक्वल टू 5/12 रख देता हूं मैं ना। तो 5/12 माइनस 1/4 को लिखा मैंने 3/12 होल स्क्वायर, फिर ये 5/12 लिखा हुआ है, और 1/2 को लिखा मैंने 6/12, ताकि निकालना आसान हो जाएगा ना। तो दिस इज 2/12 यानी 1/36 आ गया ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू -1/12।
बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस तो आएगा सही ना, एंड दिस इज 432 माइनस 1/432 विल बी द मिनिमम वैल्यू दैट फंक्शन। तो उस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी -1/432। Therefore A is the wrong answer. A will be incorrect. तो B and C are correct answers. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल है। लेट x belongs to R and for x belongs to R let yx be a solution of differential equation this and y of 2 is 7 then the maximum value of the function yx is, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अपने को ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी अगेन है ना, तो इसको हम लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने x² - 5 से डिवाइड कर दिया बच्चों इसको ना। तो दिस इज y इंटू -2x अपॉन x² - 5 एंड इट विल बिकम -2x इंटू x² - 5। ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेता हूं मैं ना, एंड देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e raised to power -2x अपॉन x² - 5 dx। तो इसको बोल सकते हैं दिस इज e raised to power -2 इंटू e raised to power ln मॉडुलस ऑफ x² - 5। तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x² - 5। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों ना, पर अब इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपन ना। तो सॉल्यूशन निकालूंगा तो क्या आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ऐसा आ जाएगा ना। देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x² - 5 साइन ऑफ इंटीग्रल q इज 2x इंटू x² - 5 अपॉन मॉडुलस ऑफ x² - 5 एंड dx। ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। एक बार चेक करते हैं, -2x x² - 5 -2x इंटू x² - 5 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया ना। बस अब एक बार x² को 5 से बड़ा मान लेते हैं, लेट x² इज ग्रेटर देन 5 इंप्लाइज कितना होगा y अपॉन x² - 5 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड व्हाट वी गेट -x² एंड प्लस c। अब हमें दिया हुआ y of 2 = 7 सिंस इट इज गिवन दैट y of 2 = 7। इसका मतलब अगर मैं x बराबर 2 रखता हूं ना तो y = 7 आ जाएगा, x बराबर 2 पर y = 7 आ जाएगा। तो x बराबर 2 रख रहा हूं, y बराबर 7 आ रहा है, तो 7 अपॉन -1 इज इक्वल टू x को 2 रख रहा हूं तो -4 आ गया प्लस c। देयरफॉर c विल बी इक्वल टू -3। और अगर c -3 है तो जब x² 5 से बड़ा है तो उस केस में क्या आएगा, y इज इक्वल टू -3 है तो माइनस साइन में यहां कवर कर लेता हूं ना। तो व्हाट वी गेट x² + 3 और माइनस साइन अगर मैं वहां कवर करूंगा तो 5 - x² आ जाएगा। ये फंक्शन आ जाएगा बच्चों ना। ऐसे में एक बार और लेके देख सकता हूं चाहूं तो। लेट हमने एज्यूम कर लिया कि x² 5 से छोटा है ना। इस केस में क्या फर्क पड़ेगा, ये आएगा y अपॉन y अपॉन 5 - x² इज इक्वल टू, और अगर मैं देख रहा हूं कि ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा यानी x² आ जाएगा ना प्लस c। और अगेन y of 2 बराबर 7 दिया हुआ है सिंस y of 2 बराबर 7 और y of 2 बराबर अगर 7 देखेंगे तो आप फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में बेसिकली फंक्शन सेम आ जाएगा ना। तो ये 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू ये कितना आएगा 4 प्लस c, देयरफॉर c बराबर 3 और अगर c 3 होगा तो देखो वापस वही आ जाएगा 3 + x² इंटू 5 - x²। यानी अल्टीमेटली हमारे पास फंक्शन आ गया x² + 3 इंटू 5 - x²। ये फंक्शन आ गया बच्चों अल्टीमेटली। हमें दोनों केस कंसिडर करके देख लिया हमने एंड द फंक्शन इज बेसिकली fx is this y is equal to x² + 3 इंटू 5 - x²। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, -x⁴ 5x² आएगा और माइनस का 3x² तो +2x² एंड +15। इसको लिख सकता हूं मैं -x⁴ -2x² +1 -1 परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया बच्चों मैंने एंड +15। तो 15 और +1 16 बन जाएगा एंड दिस इज 16 - x² - 1 होल स्क्वायर। ये ऐसा आ जाएगा बच्चों एंड क्लियरली वी कैन से दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y विल बी 16। क्लियरली वी कैन से दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y विल बी 16। तो 16 will be the maximum value of this function which we obtained by solving the differential equation।
तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी 16.